नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्किंग में वीपीसी समझा, सबनेट समझा, सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल को भी समझा। अब हम लोग ये समझेंगे कि जब हमारे AWS अकाउंट में बहुत सारे वीपीसीज हो जाते हैं और हर वीपीसी में आप अलग अलग वर्कलोड रखते हैं। अब ये सारे एप्लीकेशन अलग अलग वीपीसी में रन कर रहे हैं, लेकिन जब इन एप्लीकेशन को डेटा एक्सचेंज करना होता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है, तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीपीसी अपने आप में एक आइसोलेशन बाउंड्री है। वो एक ऐसा जो है दीवार है आपके वर्कलोड के चारों तरफ, जो कि बाहर के दुनिया से आपको कोई भी डेटा आने या जाने से रोकता है। तो अगर आपको अपने पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी वीपीसी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए आपको वो रास्ता खोलना पड़ेगा। इसी रास्ता खोलने के लिए हम लोग बात करते हैं वीपीसी पियरिंग का। आज के इस सेशन में मैं वीपीसी पियरिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये 3 बातें सबसे प्रमुख है जिस पे कि ध्यान देंगे। इसके अलावा जैसा मेरा हमेशा से रहा है कि मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो का बताऊंगा कि ये कहां कहां पर आपको काम आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा करता हूं, वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको अपने काम में बहुत हेल्प करेगा। और इवन अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वीपीसी पेयरिंग चाहिए क्यों। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीपीसी के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने आपको ये बताया था कि वीपीसी जो है ना, ये एक बाउंड्री की तरह होता है। आपका जो कंपाउंड है जिसके अंदर में आपके बहुत सारे घर हैं और हर घर का बहुत सारा एड्रेसेस है, ये जो आउटर बाउंड्री है ये आपका वीपीसी है, और ये इनर बाउंड्री है ये आपका सबनेट है। ये हमने डिस्कस किया था। और इस सबनेट के अंदर में आपके अलग अलग रिसोर्स होते हैं जो यहां पे रहते हैं। अब इस एग्जांपल में मैंने कहा था कि ये आपका बाउंड्री वॉल है, यहां पे आपका एक गेट होता है, और उस बड़े से बाउंड्री वॉल के अंदर भी आपने छोटे छोटे बाउंड्रीज बनाए हैं, और उसके अंदर में फिर आपके घर हैं, और उस घर के आपने एड्रेस रखे हुए हैं जो कि आईपी एड्रेस होता है। आपके पास ऐसे बहुत सारे वीपीसीज होंगे, तो आपके मान लो आपके एक और वीपीसी आपका है, ये भी आपके वीपीसी है। अब जो सबसे कॉमन सिनेरियो है वो है कि यहां का कोई वर्कलोड है, उसको बात करना है यहां के किसी वर्कलोड के साथ। ये कम्युनिकेशन कैसे करें? आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि यहां जो मेन गेट है, आप यहां से चलकर आए और यहां से मेन गेट से बाहर निकले, ये आपका इंटरनेट हो गया, राइट। और फिर इंटरनेट से फिर ये मेन गेट पे आए, और ये मेन गेट से फिर आप अंदर इस स्पेसिफिक जो भी आपका एड्रेस है वहां पहुंचे। अब अगर आप देखें ये एफिशिएंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आपका हर पैकेट, आपका हर डेटा पहले जा रहा है इंटरनेट पे और फिर वापस अंदर आ रहा है। इसका जो इंप्लीकेशन है वो लेटेंसी पे भी है, परफॉर्मेंस पे भी है, और कॉस्ट पर भी है। इसलिए AWS ने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर जाएं और फिर अंदर आए, क्यों ना हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे कि अंदर ही हम लोग एक रास्ता बना दें। तो AWS ने जब डिजाइन किया तो उसने बोला कि आपका जो ये वीपीसी है यहां भी आप रास्ता ओपन कर दो। तो उससे क्या होगा कि ये सारे सबनेट जो हैं वो यहां पर आएंगे, और इस वाले जो आपका जो प्रेमाइस है उस प्रेमाइस से फिर वो वहां पे यहां पे चले जाएंगे। अब जब पेयरिंग करना है तो यहां से जब रास्ता निकलेगा और यहां जाएगा, तो वो जो चीज है वो वीपीसी हमेशा अपने राउट टेबल में ये इंफॉर्मेशन रखता है। तो इसलिए जब वीपीसी पेयरिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग राउट टेबल की भी बात करते हैं। तो जब अभी हम लोग लैब करेंगे तब हम लोग वो भी देखेंगे कि जब वीपीसी पेयरिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है जब वो करते हैं, तो राउट टेबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से करते हैं। अब हम लोग इस स्लाइड में आकर देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। तो आपके पास 3 वीपीसी है, ए, बी और सी। ये जो तीनों वीपीसी है ये
सेम अकाउंट में भी हो सकता है, ये दूसरे अकाउंट में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टनर एप्लीकेशन है, आपका कोई सैस बेस्ड एप्लीकेशन है जो किसी और अकाउंट में है, उनका अपना अकाउंट है, आपको उनके साथ भी कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। और जब आप ये करते हैं, जब वीपीसी पेयरिंग एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होता है जबकि ट्रस्ट बिल्ड होता है दोनों वीपीसी के ऊपर। तो इसमें एक रिक्वेस्टर होता है और एक होता है एक्सेप्टर। तो अब आप देखेंगे कि ए और बी ये दोनों पेयर्ड है, इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया है। उसी तरह से बी और सी के ऊपर ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया है और सी और ए के ऊपर भी ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया है। तो अगर आपको बहुत कम वीपीसीज हैं जिसके ऊपर आपको ऐसा ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है और एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश करना है, तो वहां पर आप पेयरिंग बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब ये पेयरिंग में जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि अगर वीपीसी ए, ये मान लीजिए रिक्वेस्टर है। रिक्वेस्टर कौन है? ये पेयरिंग का, पेयर को इसने इनिशिएट किया कि भाई मुझे ना पेयरिंग करना है बी के साथ, तो इसने एक पेयरिंग रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करेगा ए, और जब जनरेट करेगा तो वो बताएगा कि ये पेयरिंग रिक्वेस्ट बी के लिए है। अगर ये दूसरे अकाउंट में है तो आपको अकाउंट नंबर प्रेफिक्स में डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर स्लैश फिर वीपीसी का जो आईडी है या वीपीसी का जो नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। जो एक्सेप्टर है वीपीसी बी, इसके कंसोल में फिर आपको उसका रिक्वेस्ट दिखाई देगा कि वीपीसी ए ने आपको पेयरिंग का रिक्वेस्ट भेजा है। अब अगर बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है तब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और फिर ये पेयरिंग जो कनेक्शन है ये स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रस्ट स्टैब्लिश हुआ है, अभी डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ है। अब अगर आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है तो आपको अपने राउटिंग टेबल में जाकर वो जो राउटिंग रूल है वो रूल भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। पेयरिंग जो है ये सेम रीजन एंड अक्रॉस रीजन भी हो सकता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आप बैकअप करते हैं, बैकअप का एक कॉपी आपको ना दूसरे रीजन में रखना होता है, तो वो भी बहुत अच्छा एक सिनेरियो है, यूज केस है, जहां की आप सिंपल पेयरिंग कर दीजिए। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजिटिव राउटिंग। ट्रांजिटिव क्या होता है? वो ये होता है कि मान लो बी को ना सी के पास जाना है, लेकिन बी और सी के पास के बीच में ट्रस्ट जो है ये बिल्टअप नहीं है। तो अब अगर बी को सी के पास जाना है तो वो, अब यहां पे देखिए जो ट्रस्ट बिल्टअप है वो बी और ए के बीच में है और सी और ए के बीच में है। तो आपको लगेगा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं बी का पैकेट जो है पहले ए के पास ले जाऊं और फिर ए से फिर मैं जो उसको सी के पास ले जाऊं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव राउटिंग, मतलब वाया ए होकर, वाया वीपीसी ए होकर। ये आप नहीं कर सकते हैं, ट्रांजिटिव राउटिंग नहीं कर सकते हैं आप वीपीसी पेयरिंग में। वहां पर आपको ट्रांजिट गेटवे बहुत हेल्प करता है, इसलिए ट्रांजिट गेटवे वहां आपको अच्छा रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है वीपीएन का। वीपीएन भी सपोर्ट करता है ट्रांजिटिव राउटिंग। अब हम लोग सिंपली एक लैब करके पेयरिंग स्टैब्लिश करते हैं वीपीसी ए और वीपीसी बी के बीच में। तो अभी हम लोग वीपीसी कंसोल में आए हैं एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पर पेयरिंग कनेक्शन का लिंक होता है। सो अभी हम लोग गए पेयरिंग कनेक्शन में एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑरेंज कलर का जो है क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, यहां पर जाएंगे। यहां पर हम लोग एक नाम देंगे पेयरिंग का, तो हम लोग वीपीसी ए और वीपीसी बी पेयर करके हम लोग एक नाम दे दिए। रिक्वेस्टर कौन है? तो वीपीसी ए को लेकर चलते हैं कि वीपीसी ए इज द रिक्वेस्टर। सो यहाँ पर वीपीसी ए सबसे लास्ट में आप देखेंगे ब्रैकेट में नाम है, और किसके साथ पेयर करना है? तो आइदर माई अकाउंट जो करंट अकाउंट है, या यू कैन से अनदर अकाउंट। तो जैसा मैंने कहा था कि इफ इट इज अनदर अकाउंट, आपको वहां पे अकाउंट आईडी देना पड़ेगा जो कि प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं अपने माई अकाउंट में लेके चलता हूं।
फिर ये पूछेगा किस रीजन में, सेम रीजन या किसी और रीजन में। अगर आप यहाँ पे कोई और बताएंगे तो आपको बोलेगा कि सेलेक्ट द अदर रीजन। तो अगर आप सिंगापुर देते हैं या यूएस ईस्ट 1 देते हैं तो उसका उस रीजन में जो वीपीसी होगा फिर वो आपको दिखाएगा ड्रॉप डाउन में इन द एक्सेप्टेड ड्रॉप डाउन। अभी हम अपना लेके चलते हैं सेम रीजन में एपी साउथ 1 में। यहां पर अब कौन सा वीपीसी के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं वीपीसी बी के साथ। तो वीपीसी बी इज द एक्सेप्टर, मतलब कि वीपीसी बी को ये एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। और ये मैंने बोल दिया क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। रियल लाइफ में क्या होता है कि वीपीसी ए और वीपीसी बी का जो ओनर है, जो एक्सेस है, वो अलग अलग टीम के पास है। तो जो वीपीसी बी का जो टीम है जिसके पास एक्सेस है, जब वो लॉगिन करेगा तब उसको दिखाई देगा रिक्वेस्ट वीपीसी बी का। अब जो मेरा जो यूज़र आईडी जैसे मैंने वो किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, मुझे ए और बी दोनों का एक्सेस है। तो मुझे सेम कंसोल में मुझे ए का भी दिखाई दे रहा है और बी के पास जो रिक्वेस्ट गया हुआ है ट्रस्ट का पेयरिंग कनेक्शन के लिए वो भी दिखाई देगा मुझे सेम कंसोल में। बट अदरवाइज ये आपको अलग अलग दिखाई देना चाहिए। तो यहां पर जो है एक्शन में आप देखेंगे कि एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का आ रहा है और ये वीपीसी बी के लिए आ रहा है। वीपीसी बी को ये एक्सेप्ट करना है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जो पेयरिंग कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया। आपका जो ट्रस्ट है दो वीपीसी के बीच में वो स्टैब्लिश हो गया। कैसे है, ये रिक्वेस्टर ओनर आईडी वगैरह जो है, उसके बाद आप देखेंगे तो रिक्वेस्टर कौन था, अकाउंट आईडी, और जो एक्सेप्टर है वो कौन था। मेरे केस में दोनों सेम है, ये अलग अलग भी हो सकता है। फिर रिक्वेस्टर वीपीसी कौन था, तो वीपीसी ए था। एक्सेप्टर कौन था, तो वीपीसी बी था। इन दोनों का जो साइडर है वो साइडर भी आप देखें यहां पर दोनों का साइडर को वो दिखाई दे रहा है और रीजन जो है वो भी दोनों का दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज है वो है डीएनएस का सेटिंग। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे ना ये दोनों डिसेबल्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना कि ये जो दोनों वीपीसी है ना, इसमें जो डीएनएस रेजोल्यूशन है वो डिसेबल्ड है। और इसका इंपैक्ट क्या आता है, वो इंपैक्ट ये आता है कि जब आप किसी सर्वर का डीएनएस नेम देके रखे हैं मान लीजिए, और आप AWS का जो डीएनएस सर्वर है, जो डीएनएस सर्विस है राउट 53, उसको आप यूज कर रहे हैं। अब उसमें अगर ये डिसेबल्ड है तो ये क्या करेगा कि वो डीएनएस जो बना हुआ है नेम उसको रिजॉल्व करेगा पब्लिक आईपी पे। लेकिन आपको अगर कम्युनिकेट करना है दो वीपीसी के बीच में तो उसका पर्पस ही है कि मुझे प्राइवेटली कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए डीएनएस को एनेबल कर लेने से जब भी वो डीएनएस नेम अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे, तो वो फिर रिजॉल्व करेगा प्राइवेट आईपी पे। तो ये इनेबल करना बहुत जरूरी है एंड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इसको हमेशा करना चाहिए। तो ये हम लोग क्विकली जाएंगे और ये दोनों को हम लोग यहां पर अलाउ करके देखते हैं कि ये मुझे अलाउ करने दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब आप देखें तो ये अलाउ दोनों हो गया। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई डीएनएस नेम है जो कि वीपीसी बी का कोई आईपी एड्रेस पे रिजॉल्व हो रहा है, तो अगर वो डीएनएस नेम हम कॉल करेंगे वीपीसी ए से, तो अब मुझे वो वीपीसी बी में जो रिजॉल्व हो रहा था उसका मुझे अब वो प्राइवेट आईपी देगा। अगर ये डिसेबल्ड रहता तो वो मुझे पब्लिक आईपी देता और फिर वो वही प्रॉब्लम होता कि मुझे इंटरनेट से होकर जाना होता और फिर उसके बाद पेयरिंग कनेक्शन का कोई मुझे मतलब नहीं रहता, कोई यूज नहीं होता। अब ना राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इसको करने के पहले इसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए आपका जो ट्रस्ट है ना वीपीसी ए और बी, ये ट्रस्ट तो आपका स्टैब्लिश हो गया। इसका मतलब कि वीपीसी ए को वीपीसी बी का जो आईपी एड्रेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा और बी को ए का जो आईपी एड्रेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ए का जो राउट टेबल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
AWS में जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। इसका मतलब कि आपको जाना कहाँ है, जो डेटा पैकेट है उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है। तो VPC B जो है इसका जो साइडर है वो ये है 192.168.00/16 और VPC A जो है इसका जो साइडर रेंज है वो है 10.0.0.0/16। तो VPC A का जो राउट टेबल है उसमें आपको ये एंट्री करना है कि जब डेस्टिनेशन हो 192.168.0.0/16, इसका मतलब कि मेरे पड़ोसी का ये एड्रेस है और अगर इस एड्रेस पे मुझे कोई डेटा को भेजना है तो वो मेरा टारगेट क्या होगा, किस चैनल से वो होकर जाएगा, तो वो मुझे बोलना है कि वो ना पेयरिंग कनेक्शन से होके जाएगा। तो वो PCX करके जो आपका आईडी होगा जो हमने बनाया है अभी पेयरिंग कनेक्शन का, वो हम लोग टारगेट में देंगे। इसका मतलब कि जब भी मुझे कम्युनिकेट करना है VPC B के साथ, क्योंकि VPC B का ये पूरा एड्रेस रेंज है, तो मैंने क्या किया है VPC B का पूरा एड्रेस रेंज मैं राउट टेबल में डाल दूंगा। लेकिन ये आप इससे कम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप /24 भी डाल सकते हैं, आप /28 भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। और उस पर भी हम लोग आएंगे, जो एडवांस मेरा वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि जहाँ पे ओवरलैपिंग साइडर होता है वहाँ पे हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। सेम तरह से जो VPC B का जो राउट टेबल है वहाँ पे आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, तो आपको जो भी पैकेट जाना है VPC A को, और VPC A का क्या है 10.0.0.0/16, ये आप डालेंगे डेस्टिनेशन अपने राउट टेबल में और बोलेंगे कि जब भी ये डेस्टिनेशन हो तो टारगेट जो है वो मेरा PCX हो, जो पेयरिंग कनेक्शन का जो है। तो अब हम लोग राउट टेबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। पहले VPC A का करेंगे और फिर हम लोग VPC B का करेंगे। VPC A के लिए जाने से पहले VPC B का जो साइडर रेंज है उसको हम लोग पहले ले लेते हैं, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा डेस्टिनेशन में। तो ये आपका 192.168.0.0/24 ये साइडर रेंज है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग VPC A में और VPC A को ओपन कर लेते हैं, इसके डिटेल में आते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 सबनेट हैं और दोनों सबनेट के अपने अपने राउट टेबल हैं। पहला सबनेट ये लेते हैं, इसका जो राउट टेबल है इसको ओपन करते हैं, क्विकली यहाँ पर एडिट राउट करेंगे, यहाँ पे ऐड रूट करेंगे। अब जो डेस्टिनेशन है वो VPC B का जो साइडर है वो होगा कि जो भी पैकेट का डेस्टिनेशन V का जो साइडर है, VPC B का जो साइडर है, अगर वो है तो टारगेट जो है वो मेरा पेयरिंग कनेक्शन होकर जाना है। तो जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो टारगेट होगा उसका टाइप क्या है, तो वो है पेयरिंग कनेक्शन, और कौन सा है तो वो VPC A जो हमने बनाया था वो वाला है। इसको सेव चेंजेस। अब जो सेम चेंजेस हैं हम लोग जो दूसरा राउट टेबल है उसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पर ऐड रूट में सेम साइडर रेंज देंगे हम लोग VPC B का। पेयरिंग कनेक्शन इसका टाइप रहेगा और ये इसका पेयरिंग कनेक्शन हो गया और ये हमारा सेव चेंजेस हो गया। तो इस तरह से जो है VPC A के अंदर में जो 2 सबनेट हैं और 2 सबनेट के जो अलग अलग अपने अपने राउट टेबल हैं, हमने दोनों में चेंजेस कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को VPC B के साइड में भी सेम चेंजेस करने होंगे कि VPC B का जो राउट टेबल है उसमें अगर डेस्टिनेशन VPC A है तो पेयरिंग कनेक्शन से होकर जाना है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है VPC का जो है रीचेबिलिटी एनालाइजर है, ये मैंने अपने एक वीडियो है जिसपे मैंने VPC के बारे में बात किया, वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। ये बहुत ही अच्छा टूल होता है। इसको जो है इसके हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैकेट्स आपका ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं अपने राउट टेबल में, सिक्योरिटी ग्रुप में, वो सब सही है नहीं है, ये सारा कुछ आप कर सकते हो विदाउट इवन क्रिएटिंग अ EC2 रिसोर्स या एनी अदर डेटाबेस रिसोर्स। तो इसको करने से पहले हम लोगों को ना एक इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस बनाना पड़ेगा। एक ENI, एक IP एड्रेस जो रिसोर्स है वो बनाना होगा VPC A के सबनेट में और VPC B के भी सबनेट में।
वो कहाँ बनेगा, तो उसके लिए मुझे EC2 का जो कंसोल है वहाँ जाना पड़ेगा। मैं एक नया टैब इसके लिए ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस जो है वो आपको आएगा। यहाँ पर देखें आप, नेटवर्क इंटरफेसेस आ रहा है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर हम लोग जो है एक नया क्रिएट करेंगे, जो है ये है VPC A सबनेट 1A ENI। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा हम लोग एक्चुअली में ले रहे हैं, तो हम लोगों को ये, तो ये मिला 1FBAF, ये मेरा एक पहला सबनेट है। यहाँ मैंने एक क्रिएट किया, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है 4EB, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। और यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, और ये सेम नेम देते हैं, ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस बन गया। ये अगर आप देखेंगे तो ये VPC A सबनेट 1A ENI मेरा एक पहला नेटवर्क इंटरफेस बन गया। एक बनाएंगे हम लोग VPC B के लिए बनाएंगे। VPC B में जाते हैं, VPC B में भी काफ़ी सारे वो हैं, सबनेट्स हैं और वो है, बट हम लोग सिर्फ प्राइवेट को लेते हैं। ये है FEC 7C, तो एक नया क्रिएट करते हैं ENI, ये VPC B सबनेट 1 ENI, और ये सिक्योरिटी ग्रुप है, ये नेम, और इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ये हमारा ENI बन गया। तो हमारा जो है मेन, हम लोगों को 2 ENI चाहिए, VPC A का एक सबनेट 1A और VPC B का सबनेट 1A, इन दोनों को लेते हैं हम लोग। अब इसके बीच में देखते हैं कि ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो VPC A टू VPC B, यहाँ पे लेंगे नेटवर्क इंटरफेस VPC A 1A वाला ले लेते हैं, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, ये भी मेरा ENI रहेगा, और इसमें भी VPC B लेंगे। अब हम लोग VPC A तो ले लिए थे, और VPC B को लेंगे। प्रोटोकॉल TCP रहेगा, और इसके अलावा पोर्ट्स आप दे सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए कि आप स्पेसिफिक पोर्ट पे, जैसे मान लो 80 का हमको देखना है कि 80 पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रिएट एंड एनालाइज द पाथ। अब ये रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे, ये बोल रहा है नॉट रीचेबल। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्यों नहीं रीचेबल है। तो आप देखें यहाँ से ENI शुरू हुआ, ये VPC जो A है यहाँ से ये शुरू हुआ, और ये इसका सबनेट था वहाँ से शुरू हुआ। आउटबाउंड में ये सारे हेडर्स थे। सिक्योरिटी ग्रुप जो है आउटबाउंड में सारा कुछ अलाउड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ACL में भी सब कुछ अलाउड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो राउट टेबल था उस पर भी देखिए, ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है डेस्टिनेशन, तो ये आपका पिक कर रहा है, जो VPC पेयरिंग है उसको पिक कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो पेयरिंग है वहाँ से भी ट्रैफिक जा रहा है, पैकेट उससे भी जा रहा है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ACL जो है ये आपका इनबाउंड है आपका VPC B का, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, VPC B तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो VPC B में आया है, तो इसको प्रॉब्लम अब यहाँ पर आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो आ रहा है ये सिक्योरिटी ग्रुप में जो इनबाउंड हेडर है, ये बोल रहा है कि नॉन ऑफ द इंग्रेस रूल इन द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई, और उसमें पोर्ट 80 का अलाउ नहीं किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको ओपन करके, और यहाँ पर हम लोग इसको अलाउ करेंगे। तो एडिट करेंगे, इनबाउंड रूल ऐड करेंगे, पोर्ट देंगे हम लोग 80, क्योंकि हम लोग 80 पे ही टेस्ट कर रहे हैं, और ये एनीवेयर कर देंगे। पोर्ट 80 में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है,
और ये सेव चेंजेस कर देंगे। अब इसको जो है हम लोग वापस जो है फिर से अब एनालाइज करते हैं। तो ये तो हमारा जो था जो कि नहीं हो रहा था, अब हम लोग फिर से एक नया करते हैं। ये अभी भी नहीं आ रहा है, नॉट रीचेबल। अब ये बोल रहा है कि जो राउट टेबल है, ये जो स्पेसिफिक राउट टेबल है, इसमें डज नॉट हैव एन एप्लीकेबल राउट टू द पेयरिंग कनेक्शन। अब आप गेस करो ये कौन सा राउट टेबल है। इसलिए मैंने कहा था कि अभी हम लोग वीपीसी बी का जो कॉन्फ़िगरेशन है पेयरिंग कनेक्शन का, वो नहीं करेंगे। तो जो रिवर्स पाथ है ना, रिवर्स पाथ में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पैकेट तो गया लेकिन जाने के बाद जब उसका रिस्पॉन्स है वापस, वो नहीं आ रहा है। आप वो चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रहा है। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो ये राउट टेबल बता रहा है इसमें चलते हैं। और ये किसका होगा राउट टेबल, ये वीपीसी बी का जो सबनेट है ये उसका राउट टेबल होगा। तो ये जो राउट टेबल है यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर जाकर देखते हैं क्या क्या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यहाँ पर पेयरिंग कनेक्शन का कोई भी राउटिंग नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउटिंग दे देंगे। डेस्टिनेशन क्या देंगे, अब हम लोग देंगे डेस्टिनेशन वीपीसी ए का, जो वीपीसी ए का जो साइडर रेंज है वो देंगे हम लोग जो है डेस्टिनेशन में। वीपीसी ए का जो साइडर रेंज है वो क्या है, वो यहाँ पर देखते हैं। वीपीसी ए का वो है 10.0.0.0/24। इसको लेते हैं और टारगेट क्या होगा मेरा, पेयरिंग कनेक्शन। और कौन सा होगा, ये। अब सेव चेंजेस करते हैं। अब हम लोग वापस जाएंगे, इसको एनालाइज करने के लिए वापस जाएंगे। अब कंफर्म करेंगे, रिटर्न करते हैं एनालिसिस को। तो हाँ, अब देखो दोनों का आ गया रिजल्ट। अब दोनों रीचेबल है, कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। सॉरी, कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। अब देखो आप यहां से, ये आपका जाने वाला है, ठीक है। यहां से आपका ENI जो था, जो कि आपके वीपीसी ए का जो सबनेट 1 था वहां पे जो हमने बनाया था। और ENI इज एज गुड एज EC2 रिसोर्स, क्योंकि वो IP एड्रेस है। वहां से पैकेट आया। सिक्योरिटी ग्रुप का जो फायरवॉल था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ACL था कोई प्रॉब्लम नहीं, जो राउट टेबल था वो देखिए आपका पेयरिंग कनेक्शन को ले लिया, पेयरिंग कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद आपका सबनेट बी जो है उसका जो ACL है वहां पहुंच गए, जो सिक्योरिटी ग्रुप था सबनेट बी का वहां पहुंच गए, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और फाइनली जो ENI था जो हमने बनाया था अपना वीपीसी बी के अंदर में, सबनेट जो उसका 1 था उसमें, वहां तक वो पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वही चीज़ जो है, अगर हमको रिवर्स पाथ देखना है तो ये रिवर्स पाथ भी दिखा रहा है। अब बी से अब ए का दिखा रहा है। तो आपने देखा कि हमने जब ए का जब राउटिंग टेबल को कॉन्फ़िगर किया था तो पैकेट तो जा रहा था बी तक, लेकिन बी से जो रिवर्स पैकेट है वो नहीं आ रहा था। और जब हमने फिर बी का फिर जब कॉन्फ़िगर कर लिया, तब दोनों तरफ का कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। और अब आप देख रहे हो कि आपका ऑनगोइंग पाथ और रिवर्स पाथ वो दोनों को दिखा रहा है और दोनों बढ़िया से चल रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। जो पहला पॉइंट है वो है आपका कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, तो उसमें हम लोग जो है दूसरे जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको भी रेफर कर सकते हैं। और पेयरिंग जो है ये इसको सपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं वीपीसी ए, अगर मेरा जो है वीपीसी ए यहां पर है और इसका कोई सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, इसमें जो है हम लोग रेफरेंस लेते हैं, जो कि दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप का भी रेफरेंस लेते हैं। अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ये जो आप रेफरेंस लेते हो दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप का, ये जो है ये वीपीसी बी का भी हो सकता है, ये वीपीसी सी का भी हो सकता है, जो कि ए के साथ पियर्ड है। लेकिन बस एक चीज है कि ये वीपीसी ए, बी और सी ये तीनों सेम रीजन में होने चाहिए, अलग अलग रीजन में नहीं होने चाहिए। डीएनएस होस्ट नेम जो आपका जो है रिजोल्यूशन, मैंने आपको बताया कि आपको ये एनेबल करना चाहिए, क्योंकि जब आप वीपीसी ए
यहाँ पे मान लीजिए कोई DNS URL है, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है या आपका EC2 सर्वर का ही मान लीजिए DNS URL से आप उसको रेफर कर रहे हैं, ना कि IP एड्रेस से। और ये URL एक्चुअली में पॉइंट कहाँ कर रहा है, ये VPC B को पॉइंट कर रहा है। अगर आपने DNS होस्ट नेम एनेबल नहीं किया है तो ये जो URL है, DNS नेम जो है, ये पब्लिक IP पे रिजॉल्व करेगा। इसका मतलब कि आपको VPC A से अगर B पे जा रहे हैं तो वो ओवर द इंटरनेट जाना होगा, और वो तो पूरा पर्पस ही आपका जो है वो डिफाई कर देगा कि आप क्यों पेयरिंग कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप इंटरनेट से ना जाओ बल्कि आप जो है वो प्राइवेट नेटवर्क से ही जाओ जो AWS का है, तो इसको प्राइवेट IP पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसका प्राइवेट IP? VPC B का। VPC B का जो प्राइवेट IP है उस पर रिजॉल्व करना होगा, और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो एनेबल करना है वो बहुत जरूरी है। मैंने आपको लैब में दिखाया कि कहाँ से एनेबल करते हैं DNS होस्ट नेम रिजोल्यूशन। और जो पेयरिंग होता है वो दोनों एड्रेसेस के लिए होता है, IPv4 एंड IPv6 दोनों के लिए होता है। तो ये आपका था कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या सपोर्टेड है। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या सपोर्टेड नहीं है। तो सबसे पहला है कि ओवरलैपिंग IP एड्रेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, मैं यहां दिखाता हूं, इसका मतलब है कि अगर VPC A है और VPC B के बीच में अगर आपको पेयरिंग करना है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि 10.0.0.16 और ये 10.0.0.24 ऐसा नहीं हो सकता। ये फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। इसका भी ऑप्शन है, उपाय है, जो मैं बताऊंगा आपको एडवांस वाले सेशन में। बट ओवरऑल एक जनरल रूल होता है कि ओवरलैपिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं करना चाहिए। सेकेंड है कि अगर दो VPCs हैं, VPC A एंड B जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बीच में दो कनेक्शंस नहीं होंगे, एक ही कनेक्शन हो सकता है। आप दो ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड नहीं कर सकते हो। जो एज सर्विसेज है ना वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। अब एज सर्विसेज क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। ये आपका VPC A है और ये आपका VPC B है। NAT गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका एज सर्विस है। अब अगर VPC A में कॉन्फ़िगर्ड है तो ऐसा नहीं कि आप VPC B से ट्रैफिक यहां लेकर जाओगे और फिर यहां से आप लेके जाओगे इंटरनेट पे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर जाना इंटरनेट पे थ्रू NAT गेटवे तो आपका VPC B जो है यहां भी NAT गेटवे होना चाहिए, यहां भी NAT गेटवे होना चाहिए। आप VPC A का जो NAT गेटवे है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। सेम है आपका इंटरनेट गेटवे पे। अगर VPC A के पास इंटरनेट गेटवे है तो VPC B उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। VPC B के पास भी अपना इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, पेयरिंग उसको सपोर्ट नहीं करता है। सेम है आपका VPN, सेम है आपका डायरेक्ट कनेक्ट। ये सब जो है आप पेयरिंग कनेक्शन के ऊपर आप VPC A के जो एज रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप आप रेफर कर सकते हो जब वो दोनों VPCs आपके सेम रीजन में है। अक्रॉस रीजन अगर है तब आप उसको रेफर नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कोई क्वेश्चन है, कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसका एक एडवांस्ड पैटर्न भी है जहां की VPC पेयरिंग के क्या क्या टोपोलॉजीज हो सकते हैं, किस किस यूज के सिनेरियोज में किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, ये मैं आपको आने वाले एडवांस वीडियो में जो है मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस को अपलोड करने के। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।